हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम विलेजेस, टाउन्स और ट्रेड के बारे में देखेंगे। अभी तक पिछले चैप्टर्स में जो है हम बहुत सारी साइट्स, सिटीज़, टाउन्स और बहुत सारी जनपद, महाजनपद, फिर किंगडम, एम्पायर, डायनेस्टी, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि उस समय के, पुराने समय के जो विलेजेस थे, टाउन्स थे, ट्रेड जो था, किस तरीके से उनका हुआ करता था। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में क्या चाहिए होता है? सीड्स चाहिए होते हैं, अच्छा इरिगेशन चाहिए होता है और टूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल करने के लिए। तो अब जो फर्स्ट हम टूल्स की बात करते हैं, जो हमें पता है अभी तक कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग करते थे, ग्रो करते थे क्रॉप्स तो, लेकिन आयरन का यूज़ जो है वो शुरू कहाँ से होता है? क्योंकि टूल्स तो बनते हैं आयरन से। ठीक है, उस टाइम पे लोग पुराने, उससे भी पहले समय पे जो है वो वुड के टूल्स भी बनाया करते थे। लेकिन उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कि ये तो वुड के टूल्स तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो इन्होंने आयरन के टूल्स जो है वो शुरू किया, आयरन का यूज़ करना। 3000 साल पहले, अराउंड 3000 ईयर अगो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? आयरन का यूज़ करना। आयरन का यूज़ जो है वो ग्रो हुआ 2500 साल पहले। 2500 साल पहले क्या होता है कि आयरन का यूज़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं लोग, बहुत सारे टूल्स बनाने लग जाते हैं आयरन के 2500 साल पहले। इसमें क्या क्या होता है? एक्सेस होते हैं, इसमें आयरन प्लग शेयर होते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए एक्सेस बनाए जाते हैं, प्लग शेयर बनाए जाते हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, ये टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये हमें मिले हैं। अब दूसरी बात ये है कि इरिगेशन मतलब प्रोडक्शन जो है उनका किस तरीके से बढ़ रहा है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि वो नए टूल्स के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो अभी तक अब वो पेड़ी को ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दिया है कि एक पौधा जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसको दूसरी जगह पे उन्होंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया उसको। ठीक है, फिर इरिगेशन भी वो यूज़ कर रहे हैं, रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, वो इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, टैंक्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स के द्वारा। ठीक है, तो आयरन का यूज़ शुरू होता है 3000 साल पहले। उसके बाद में 2500 साल पहले लोग ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा चेंज जो है ये है कि वो ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और इरिगेशन जो है वो यूज़ हो जाता है, इरिगेशन स्टार्ट हो जाता है, इरिगेशन करना। अब एक और चीज़ है कि लोग विलेजेस में किस तरीके से रहते थे या किस टाइप के वहाँ पे विलेजेस हुआ करते थे। देखो, हमारा जो इंडिया था या सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न। नॉर्दर्न पार्ट जो था उसके विलेजेस में कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लोगों को, और साउथ वाले जो स्टेट है उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी हम साउथर्न वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, साउदर्न वाले पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे वेलालर हुआ करते थे, उजावर हुआ करते थे और कदैसियार और आदिमई हुआ करते थे। वेलालर का मतलब है जो बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर, जिन्हें वेलालर कहा जाता था। बाकी ऑर्डिनरी प्लग शेयर जो हुआ करते थे उन्हें उजावर कहा जाता था, और जो लैंडलेस लेबरर हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें कदैसियार या आदिमई कहा जाता था। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं प्रीलिम्स में। तो वेलालर का मतलब जो लार्जेस्ट लैंड ओनर है, उजावर का मतलब कि जो ऑर्डिनरी प्लग शेयर है, और कदैसियार और आदिमई का मतलब है लैंडलेस लेबर, जिनके पास में लैंड नहीं है और वो लेबर का काम करते हैं। ठीक है, वो है कदैसियार और आदिमई। वेलालर बड़े लैंड ओनर है और उजावर जो है ऑर्डिनरी प्लग शेयर है। आगे नॉर्दर्न वाले पार्ट की बात करते हैं। ये हमारे साउदर्न वाले पार्ट की बात थी। नॉर्दर्न वाले पार्ट में क्या है कि जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था वो ग्राम भोजक हुआ करता था। ग्राम भोजक जो है वो विलेज का हेडमैन भी है, वो है जो लार्जेस्ट लैंड ओनर भी है, टैक्स भी वही कलेक्ट करता है, जज का काम भी वही करता है, पुलिस का काम भी वही करता है। मतलब बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो कौन कर रहा है?
अपना ग्राम भोजक, ठीक है। एक ग्राम भोजक के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, कि जैसे कि वो जो है लैंड ओनिंग का काम भी कर रहा है, वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है, वो जज का काम भी कर रहा है किसी को अगर सज़ा सुनानी हो, और पुलिसमैन का काम भी यही कर रहा है, ठीक है। तो और इसकी जो पोस्ट है ग्राम भोजक की, वो क्या है, हेरिडेटरी है, ठीक है। मतलब इसकी जो फैमिली है वो ही रूल करती जाएगी, वही ये सब काम जो है वो संभालती जाएगी, ग्राम भोजक, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, ग्राम भोजक। दूसरा है गृहपति जो कि इंडिपेंडेंट फार्मर है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट फार्मर है, या फिर उसे हम स्मॉल लैंड ओनर भी कह सकते हैं। वहाँ पे ऑर्डिनरी प्लग शेयर था, यहाँ पे गृहपति है, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लग शेयर कौन हुआ करता था वहाँ पे, उजावर, यहाँ पे कौन, गृहपति है। अब मैन और वुमन जो हुआ करते थे वो दास और कामकाराज हुआ करते थे, ठीक है। दास और कामकारा जो कि स्लेव हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, दूसरों की ज़मीन पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो दास और कामकारा। तो जो हमारा साउदर्न वाला पार्ट था उसमें हुआ करता था वेलालर, उजावर और कदेसिया या आदिमई। से जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसमें है ग्राम भोजक, गृहपति और दास और कामकारा, ठीक है। इनके अलावा कुछ ऑर्डिनरी पीपल थे, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि कुछ ब्लैक स्मिथ, कुछ पोर्टर और कुछ वीवर, कुछ कारपेंटर, ये दोनों में सेम है, ठीक है। वीवर, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर, ये सेम है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे अर्लीस्ट तमिल वर्क जो है हमें मिलता है संगम लिटरेचर, जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें कि संगम लिटरेचर क्या होता है। देखो, इट इज़ नॉट अ बिग डील। संगम लिटरेचर क्या है, संगम लिटरेचर एक ऐसा बुक है या एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें हमें जितने भी तमिल टेक्स्ट है, तमिल में लिखा गया है ये पूरा संगम लिटरेचर, ठीक है। वो संगम इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये असेंबलीज में कंपाइल हुआ है, और असेंबली को संगम कहा जाता है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बैठ के कोई चीज़ कंपोज करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई लिटरेचर कंपोज करते हैं, तो उसे क्या वो जो असेंबली होती है उसे संगम कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया लिटरेचर, तो उसे बोल दिया संगम लिटरेचर, ठीक है। ये हुआ था मदुराई की सिटी में कंपोज, ठीक है। मदुराई की सिटी में कंपोज हुआ था 2300 साल पहले, कितने, 23 ईयर अगो। तमिल लिटरेचर का, तमिल लैंग्वेज का जो ये संगम लिटरेचर जो है वो कंपोज हुआ था सिटी ऑफ मदुराई में। अब हमें कुछ पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं वो आगे देखेंगे। ये 500 साल पुराने हैं, मतलब कि 500 साल पुराने नहीं, 500 साल तक ये चले पंचमार्क कॉइन्स जो हैं। जैसे कि एक वो होता है, ठीक है, तो ये जो है वो 500 साल तक जो है वो पंचमार्क कॉइन्स क्या हुए, एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने बात की संगम लिटरेचर कि ये अराउंड 2300 ईयर अगो जो है वो कंपोज हुई, ठीक है, कंपाइल हुई संगम लिटरेचर। लेकिन ये जो पंचमार्क कॉइन थे वो 500 साल तक काम करे, 500 साल तक जो है मतलब ये टर्म में रहे और इनका यूज़ होता रहा। हमारे पास में कोई करेंसी आती है, हमारी कंट्री की करेंसी, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई करेंसी को इशू किया, लेकिन क्या होता है 1 साल 2 साल बाद में क्या होती है, गवर्नमेंट अगर उसको जो है डिमोनेटाइज करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। बट ये जो पंचमार्क कॉइन थे वो 500 साल तक टर्म में रहे, ठीक है, ये बात याद रखना। ये पंचमार्क कॉइन्स है, देख रहे हैं आप इन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पंचमार्क कॉइन जो है वो किस तरीके से हुआ करते थे, जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप के, या फिर ये स्क्वायर शेप के, या फिर ये सर्कुलर शेप के हुआ करते थे, राउंड शेप के। ये कैसे बनाए जाते थे कि एक मेटल की शीट हुआ करती थी, मेरे पास में अगर कोई मेटल की शीट है और उसको मैं किसी शेप में कट कर लेती हूँ, अगर रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेती हूँ या एक स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ या फिर उसको एक राउंड शेप में मैं उसको कट कर लेती हूँ, उस कट करने के बाद में उसके ऊपर स्टैम्प किया जाएगा किसी भी सिंबल के साथ में। अगर मुझे उसके ऊपर जो है किसी का भी सिंबल छापना है तो मैं उस पर क्या कर दूँगी, स्टैम्प कर दूँगी, तो वो आकृति उस पर बन जाएगी, ठीक है, उस पर बन जाएगी, ड्रॉ हो जाएगा उस पर जो भी है वो। तो ये इस तरीके से पंचमार्क कॉइन जो है वो बनाए जाते थे। 500 साल तक जो है वो सर्कुलेशन में रहे ये कॉइन। आगे तो ये पोयम हमारे कुछ काम की नहीं है, संगम कलेक्शन का ही एक पोयम है ये शॉर्ट, लेकिन हमारे काम की नहीं है। आगे देखो
सिटीज़ विथ मेनी फंक्शंस, कि एक सिटी जो है वो बहुत सारे काम करी। पुराने चैप्टर में बहुत सारी सिटीज़ देख चुके हैं हम, मथुरा के बारे में भी हमने देखा है कि वो सेकंड कैपिटल हुआ करती थी कुषाण की, उसके ऊपर फोर्टिफिकेशन हुआ कर। ऐसे ही इसमें भी है कि 2500 साल पहले इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये मेजर रूट प्रोवाइड करवाती थी नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट वाले रीजन में और नॉर्थ टू साउथ। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे करीबन मथुरा एग्जिस्ट करती होगी यूपी वाले एरिया में, ठीक है। तो अब अगर लोग नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड जाएंगे तो भी उन्हें इसी सिटी से जाना पड़ेगा, कोई नॉर्थ से साउथ जाएगा तो भी उसे यहाँ से ही जाना पड़ेगा। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, ये सिटी जो थी मथुरा वो कि फोर्टिफाइड थी पूरी तरीके से, कि मथुरा जो है वो पूरी तरीके से फोर्टिफिकेशन हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें जो है इसकी बाउंड्री पे खड़ी थी ताकि कोई आसानी से इसके ऊपर आक्रमण ना कर सके, ठीक है, ये समझना। उसके बाद में क्या है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें फाइन स्कल्पचर्स जो है प्रोड्यूस किए जाते थे। एक सेंटर था ये फाइन स्कल्पचर बनाने का, ठीक है। अराउंड 2000 ईयर अगो जो है मथुरा एक बोल सकते हैं कि सेकेंड कैपिटल थी कुषाण की, ठीक है। कुषाण की सेकेंड कैपिटल थी। साथ में एक रिलीजियस सेंटर भी थी मथुरा, ठीक है, जिसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको मिलेगा, जैन श्राइन्स मिलेगी बहुत सारे, और आपको सेंटर थी वर्शिप ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के भक्ति का एक सेंटर, ठीक है। कौन? मथुरा, मथुरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फोर्टिफिकेशन हुआ है, साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है रिलीजियस सेंटर है ये एक तरीके से। फिर दूसरा बोला फाइन स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर ये सेकंड कैपिटल है कुषाण की, तो ये सब चीज़ें जो है मथुरा को खास बनाती है। दूसरी बात ये है कि अब हम कुछ पोट्रीज, कुछ क्राफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लीजिए। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो पोट्री है। इसमें क्या होता है, देखो, ये इसको एक फिनिशिंग टच दिया जाता है। फिनिशिंग टच जैसे कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो हार्ड होता है, व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग होता है, मेटल की तरह दिखता है, शाइनी ब्लैक सरफेस होता है इसका, और बाकी तो और कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आग की भट्टी में तपाया जाता है ताकि इसको फिनिशिंग टच दिया जा सके, ठीक है। एक तरीके की पोट्री है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि ज़्यादातर हमें नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगी, हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में हमें ये मिला है, इस वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पोट्री नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, याद रखना कहाँ पे फेमस है, नॉर्दर्न पार्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट के। बाद में कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ के सेंटर्स भी हैं कुछ फेमस, जैसे वाराणसी और मदुरई। ये क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, वाराणसी और मदुरई नॉर्थ में है, वाराणसी और मदुरई जो है वो साउथ में है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये हमारे काम का नहीं है कि क्या क्या अर्थशास्त्र में बताया गया है, लेकिन सिर्फ इसमें पूरी जानकारी में हमें यही मिलेगा कि इसमें बताया जा रहा है वुमन की कंडीशन के बारे में, कि वुमन की कंडीशन उस समय पे अच्छी नहीं थी, ठीक है। ये अभी हमें पता है कि पुराने समय में वुमन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। ऋग्वेद में मेंशन मिलता है कि ठीक ठाक थी उनकी कंडीशन, लेकिन बाद में जब आगे समय बदला तो उनकी वुमन की कंडीशंस और जो है वो ख़राब होती गई, ठीक है। बस इतना ही है जो कि हमें पता है। फिर श्रेणीज़ की बात आती है यहाँ पे, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रेणी का मतलब क्या है, श्रेणी जो है वो एक एसोसिएशन था क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट का, ठीक है। श्रेणी जो है वो क्या है, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट का एक एसोसिएशन है, ठीक है। और ये जो है वो बैंक की तरह सर्व करता है, बैंक की तरह सर्व करता है इन द सेंस कि किसी भी अगर रिच मैन वुमन किसी को भी अपना मनी को डिपॉजिट करवाना हो यहाँ पे वो करवा सकता है, इन्वेस्ट रिटर्न ले सकता है वापस, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में। ये बैंक की तरह सर्व करता है। श्रेणी एक ग्रुप है, किसका, एसोसिएशन है ये क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स का। ये सपोर्ट करता है सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मोनेस्ट्रीज है वगैरह वगैरह इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट भी करता है श्रेणी, ठीक है। दूसरा, अरिकमेदु जो है वो कहाँ पे है, पुदुचेरी में। ये जो है इसका मेंशन हमें 2200 से 1900 साल पहले मिलता है। एक कोस्टल सेटलमेंट किसके लिए फेमस है, अरिकमेदु। अरिकमेदु कहाँ पे है, पुदुचेरी में, ठीक है। पुदुचेरी कहाँ है, साउथ वाले रीजन में, इंडिया के साउथ में, ठीक है। फिर अरिकमेदु किसके लिए फेमस है, क्योंकि ये कोस्टल सेटलमेंट है,
ठीक है। यहाँ पे शिप जो होती थी वो अनलोडेड होती थी, सारे गुड्स अलग अलग दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से जब गुड्स आते थे, कुछ भी चीज़ अगर हम इंपोर्ट करते थे उस समय पे, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट होती थी। यहाँ पे जो सारे गुड्स होते थे शिप्स अनलोड करती थी अरिकमेदु में, ठीक है, 2200 से 1900 साल पहले। फिर हमें कुछ पोट्री मिलती है जो अलग अलग जगह से हम मंगवाते थे, जो बताया गया कि अरिकमेदु के बारे में अभी, कि अरिकमेदु जो है वहाँ पे बहुत सारे गुड्स अनलोडेड होते थे। उनमें से कौन कौन से फेमस गुड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है एम्फोरे। इसको मंगवाया जाता था मेडिटेरियन रीजन से, जैसे कि ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से वेस्ट एशिया है, और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन रीजन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, मेडिटेरियन रीजन। तो ये जो आपका हुआ करता था एम्फोरे, वो क्या था, एक टॉल डबल हैंडल जार जिसमें लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा, या उसको क्या बोल सकते हैं, ऑयल या फिर वाइन, क्या बोल सकते हैं उसे, ऑयल या वाइन। तो एक जार है ये, बोल सकते हैं डबल हैंडल जार है ये, जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, वाइन या ऑयल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एम्फोरे ये है जो कि हम इंपोर्ट करते थे मेडिटेरियन रीजन से। दूसरा हमें एक मिलता है अरेंटाइन वेयर, जिसे हम कहते हैं, क्या है, रेड ग्लेज्ड पोट्री है, जिसका नाम रखा गया है इटली की एक सिटी के ऊपर, ठीक है, इटली की एक सिटी के ऊपर नाम रखा गया इसका अरेंटाइन वेयर का, किसका, अरेंटाइन वेयर का। और एम्फोरे क्या है, एक डबल हैंडल जार है जिसमें हम कुछ भी लिक्विड डाल सकते हैं, ठीक है। और अरेंटाइन वेयर एक रेड ग्लेज्ड पोट्री है, बाकी तो कुछ भी खास नहीं है। दूसरा ये याद रखना कि बरी गाजा जो है वो भरूच का ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम भरूच का बरी गाजा, ठीक है। भरूच को ग्रीक में बरी गाजा कहते हैं। बरी गाजा इसमें इसका इस वजह से मेंशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे किंग जो हुआ करता था बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशल गिफ्ट रिसीव करता था, ठीक है। बरी गाजा में बड़े बड़े जो बाहर के देशों से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती भी थी, यहाँ से भिजवाई भी जाती थी, स्पेशल गिफ्ट भी रिसीव किए जाते थे। जैसे कि क्या क्या इंपोर्ट होता था बरी गाजा में, वाइन, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपैज, ग्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन, ये सब। एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ करता था, हमारा इन प्लांट जो कि हिमालय से मंगवाया जाता था, इवोरी, एगेट, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, कार्निलियन, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी चीज़ की स्पेशल गिफ्ट में किंग के लिए क्या लाया जाता था मर्चेंट के द्वारा, उसमें आता था सिल्वर के वेसल, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन और फाइन क्लोथ। याद रखना कि भरूच का ग्रीक नेम जो है वो बरी गाजा है। क्या क्या एक्सपोर्ट क्या क्या इंपोर्ट हुआ करता था देख लेना। नेक्स्ट ट्रेड और ट्रेडर की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाउन्स और विलेजेस तो हम देख चुके हैं, अब हम ट्रेड और ट्रेडर की हमें यहाँ पे एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसकी अभी हमने बात की, एक फाइन पोट्री है, देख लिया हमने वो। उसके बाद में साउथ इंडिया जो है वो फेमस हुआ करता था गोल्ड, स्पाइसेस, पीपर, स्पेशली पीपर के लिए, स्पाइसेस मसालों में भी सबसे ज़्यादा क्या है, पीपर स्पेशल है, और ये प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस है साउथ इंडिया। और इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था क्योंकि रोमन एम्पायर जो था उस समय का, जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पीपर को इंपोर्ट करता था, ठीक है, इंपोर्ट करता था साउथ इंडिया से, तो उसे इन्होंने कहा था ब्लैक गोल्ड, ठीक है। पीपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, याद रखना, साउथ इंडिया में स्पेशली पीपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट ये मिलता है कि न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्टल वाले रीजन्स पे, जैसे ये हमारा जो कोस्टल वाला रीजन्स होता है यहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक है। यार देखते हैं कि बहुत सारी रिवर्स में से कावेरी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है अगर मैं कोस्टल रीजन्स की बात करूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे हमें संगम पोयम में मेंशन मिलता है मूवेंदर का, मूवेंदर जिसका मतलब होता है 3 चीफ, या फिर जो 3 रूलिंग फैमिली के हेड हुआ करते थे उन्हें मूवेंदर कहा जाता था। 3 रूलिंग फैमिली के हेड, ठीक है, मूवेंदर, 3 चीफ, ठीक है, उनका नाम क्या क्या है, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है। ये बहुत पावरफुल थे साउथ इंडिया में 2300 साल पहले। चोलास, चेरास और पांड्यास जो थे वो फेमस थे, पावरफुल थे साउथ इंडिया में 2300 साल पहले।
और इनके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि इनके समय की 6 सिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। उनमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। पुहार और कावेरीपट्टनम जो थी वो चोलास का पोर्ट हुआ करता था। जो चोलास हुआ करते थे रूलिंग फैमिली, उनका पोर्ट हुआ करता था पुहार और कावेरीपट्टनम। मदुराई जो है वो कैपिटल थी पांड्यास की। ठीक है, मदुराई क्या है? पांड्यास की कैपिटल। क्या है मदुराई? पांड्यास की कैपिटल है। और चोलास का पोर्ट है पुहार और कावेरीपट्टनम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। फिर एक ये बात भी आती है कि जो ये चोलास हुआ करती थी या 3 चीफ हुआ करते थे, चोला चेरा पांड्या, ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, ये रिसीव करते थे गिफ्ट, जो भी डिमांड होती थी, जो मतलब कि दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अपना मोर और लेस विलिंगली लोग जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, कोई फोर्सफुल नहीं है। और मिलिट्री एक्सपेंडिशन पे तो ये जाते थे, वहाँ से जो भी इनको टैक्स, इनको जो भी ट्रिब्यूट मिलता था नेबरिंग एरिया से, वो अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सपोर्टर के बीच में, अपने सोल्जर्स, पोयट्स, फैमिलीज़ के बीच में ये सारी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जो भी इनको मिलता था इन्वेशन के बाद में। दूसरा फिर आता है कि ये जो है वो रिवार्ड भी करते थे अपने आर्मी चीफ को या फिर जो भी इनके सपोर्टर हुआ करते थे, इन्हें प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट और फाइन क्लोथ से। फिर एक और अगर हम किंगडम की, डायनेस्टी की या फिर एम्पायर की बात करें तो वो है सतवाहना का। ठीक है, 200 साल बाद में, मतलब 2300 साल पहले क्या है चोला चेरा पांड्या, इनके 200 साल बाद मतलब 2100, शायद अराउंड 2100 में जो है हमें सतवाहना देखने को मिलते हैं। सतवाहना क्या हुआ करते थे? सतवाहना जो है वो वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल थे। साउदर्न इंडिया में चोला चेरा और पांड्या, और वेस्टर्न पार्ट में सतवाहन। सतवाहन जो है उनके इम्पॉर्टेंट रूलर की अगर मैं बात करूँ तो वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ भी कहा जाता था। किसको? श्री सतकर्णी को, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को। और दक्षिण पथ का लॉर्ड, दक्षिण पथ जो है, अगर तुम्हें यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है दक्षिण पथ का, लेकिन तमिलनाडु की हिस्ट्री बोर्ड की जो बुक है उसमें आपको मिलेगा कि हमारा इंडिया जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ करता था। ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ करता था उसे आर्यवर्त बोला जाता था, बीच वाले पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को मध्य देश, और नीचे वाले पार्ट को दक्षिण पथ कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें दक्षिण पथ का लॉर्ड भी कहा जाता है जो एरिया साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत सारे एक्सटेंशन भी किए हैं अपना एम्पायर का, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि सतवाहन डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इनकी मदर जो है गौतमी बालाश्री, इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा जाता था। ये सतवाहन डायनेस्टी जो है ये सिचुएटेड थी वेस्टर्न इंडिया में 2100 साल पहले। ठीक है, एक और है सिल्क रूट एंड कुषाण। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट के बारे में आपने बचपन में आपकी बुक्स में जो है वो पढ़ा होगा, बहुत बार मेंशन मिला है हमें, चैप्टर्स भी हैं बहुत सारे हिंदी इंग्लिश में भी सिल्क रूट के बारे में, कि सिल्क रूट जो है वो एरिया है एक्सटेंशन की, कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। चाइना से जाता है ये थोड़ा, जैसे हमारा ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे रोमन एम्पायर में जो है यहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट करते थे लोग, जो सेंट्रल एशिया वाले जो रूलर्स हुआ करते थे वो यहाँ से क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे सिल्क को, और ये इसका रास्ता यहाँ से हुआ करता था जाने का। यहाँ पे कुषाण एग्जिस्ट करते थे, कुषाण एक किंगडम है। ठीक है, अब कुषाण जो है वो क्या करते थे? इस सिल्क रूट पे इनका पूरा कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स, मर्चेंट्स यहाँ से जाते थे वो इनसे टैक्स, ट्रिब्यूट, गिफ्ट कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो पूरा लार्जेस्ट कंट्रोल पूरे सिल्क रूट पे किसका था? कुषाण्स का। और कुषाण में भी इम्पॉर्टेंट कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क एक रूलर है, इम्पॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, याद रखना 2000 साल पहले। और इनके जो मेजर सेंटर पावर के कुषाण के जो है वो पेशावर और मथुरा हुआ करते थे। मथुरा का तो ये भी मेंशन मिला है कि सेकेंड कैपिटल थी कुषाण की। ठीक है, देखा है ना अपन ने, तो वही कि सिल्क जो है वो शिफ्ट किया जाता था वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में ये ले जाया जाता था, शिफ्ट किया जाता था। इस वजह से जितने भी मर्चेंट, ट्रेडर्स वगैरह यहाँ से गुजरते थे उनसे जो कुषाण जो थे वो बहुत सारा टैक्स, ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। आगे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि
कौन कौन सी डेट है। एक तो आयरन का बिगिनिंग कब हुआ, शुरू 3000 साल पहले। फिर बाद में आयरन का यूज़ बढ़ा कब, 2500 साल पहले। ठीक है, पंचमार्क कॉइन्स भी अराउंड 2500 साल पहले आए। फिर संगम लिटरेचर जो है वो कब कंपोज हुई, कंपोज होना स्टार्ट हुआ 2300 साल पहले। और अधिक मेदों में सेटलमेंट 2200 से 1900 साल पहले का मिलता है हमें। ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी हमेशा पूछी जाती है यूपीएससी में। हमेशा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, धन्यवाद।